हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम गुट निरपेक्षता के विषय में पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है, इस कार्यक्रम की शुरुआत किन कारणों से हुई और इसने कितनी प्रगति की, कौन कौन से सम्मेलन हुए, इन सब का विस्तृत अध्ययन हम इसमें देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा परिदृश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परिवर्तित हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल यूरोपीय राष्ट्रों तक सीमित थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय राष्ट्रों का वर्चस्व कम हो गया और विश्व में दो नई शक्तियाँ उभरकर सामने आईं। एक था सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व स्पष्ट रूप से दो ध्रुवों में बंट गया, साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ और पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं थीं, इसीलिए दोनों गुटों के बीच जो है खींचतान की स्थिति शुरू हो गई। जो है वैचारिक युद्ध शुरू हो गया, जो शीत युद्ध कहलाया। अब चूंकि यूरोपीय जो राष्ट्र थे उनकी स्थिति अब कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए जितने भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे वो धीरे धीरे जो है स्वतंत्र होते जा रहे थे, यूरोपीय राष्ट्रों के चंगुल से छूटते जा रहे थे। अब इन नौ स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने जो है एक विचित्र परिस्थिति थी। अब उनके लिए जो है ये ऑप्शन था कि वो जो है या तो सोवियत संघ में शामिल हों या संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हों या फिर जो है दोनों ही गुटों से अलग रहें। तो जितने भी नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने जो है दोनों ही गुटों में शामिल ना होते हुए स्वयं को गुट निरपेक्ष होने का दावा किया। तो जितने भी ये नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने ये तय किया कि वो जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि किसी एक गुट में शामिल होने का मतलब ये था कि फिर से अपनी पहचान खो देना, फिर से अपनी स्वतंत्रता खो देना। और जितने भी जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे वो दोबारा से गुलाम होना नहीं चाहते थे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से उन्हें मुक्ति मिली थी और अब वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। साथ ही साथ इनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ चुके थे और आर्थिक विकास के लिए जो है किसी एक गुट का सहयोग इनके लिए पर्याप्त नहीं था। साथ ही साथ उस समय जो सैनिक गुटबंदियां बन रही थी, कुछ सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, तो इन सैनिक गुटों में शामिल होना भी इनके लिए जो है खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए ये चाहते थे कि इन सैनिक गुटबंदियों से वो पृथक रहें और विश्व राजनीति में निष्पक्ष भूमिका निभा पाएँ। इसीलिए इन्होंने दोनों ही गुटों में शामिल न होते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ये नीति वास्तव में एशिया के नवजागरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन शुरू कर दिया। अब देख लेते हैं कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है और इसकी शुरुआत जो है कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक तरह की सुविचारित अवधारणा है। गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हित और न्याय के अनुरूप आचरण करना। मतलब किसी भी एक गुट में शामिल ना होकर अपने स्वतंत्र विचार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रखना, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और आंतरिक क्षेत्र में भी स्वतंत्र रहना। जैसे कि जॉर्ज लिस्का ने कहा था कि किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है। मतलब अगर कोई विवाद हो रहा है और कौन सही है कौन गलत है ये जानते हुए भी दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं तो वो तटस्थता है। लेकिन गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि कौन सही है कौन गलत है इसका भेद करते हुए हमेशा सही का साथ देना, सही का समर्थन करना। मतलब गुट निरपेक्षता जो है तटस्थता नहीं है। तटस्थता अलग है और गुट निरपेक्षता अलग शब्द है। तटस्थता का मतलब होता है कि किसी का भी पक्ष न लेना,
ना सही का पक्ष लेना ना गलत का पक्ष लेना। जबकि गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी के साथ पक्षपात ना करना, जो सही है उसका साथ देना और जो गलत है उसका खुलकर विरोध करना। तो इस प्रकार से 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी वो इसी तरह से जो है नीति थी जिसमें उन्होंने अपने आप को जो है स्वतंत्र रखते हुए और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया था। सबसे पहले जो है इसकी एक बैठक हुई थी 1961 में, बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पर जो है 25 सदस्यों ने भाग लिया था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीनों की जो है तीनों के जो विचार थे, इन तीनों के विचार ने ही इस गुटनिरपेक्षता की धारणा को बहुत मजबूत बनाया था और इन तीनों के प्रयास से ही गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो है शिखर सम्मेलन 1961 में संपन्न हो पाया था। शुरुआत में इसमें 25 सदस्य थे और बाद में बढ़ते बढ़ते इसमें 120 सदस्य हो गए। गुटनिरपेक्षता का कुछ आधार था, जैसे जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे वो स्वतंत्र नीति पर चलेंगे, उपनिवेशवाद के विरोधी होंगे, वो किसी भी सैनिक गुट के सदस्य नहीं होंगे, किसी भी बड़ी शक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करेंगे और अपने क्षेत्र में बड़ी शक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने तय की हुई थी। साथ ही साथ इनका उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना और एक तरह से जो है उपनिवेशवाद की समाप्ति और स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय को समर्थन देना। साथ ही साथ आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए उनको जो है राष्ट्रों को, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना। अब कौन कौन से ये ऐसे कारण थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो जो है गुटनिरपेक्षता जो है एक तरह से आवश्यकता बन चुकी थी, तत्कालीन आवश्यकता बन चुकी थी, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में जो है काफ़ी धन और जन की हानि हुई थी और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही थीं और जिस तरह से विश्व फिर से 2 गुटों में बंटता चला जा रहा था, 2 शक्तिशाली गुट दिखाई दे रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा संभावना थी कि शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में परिवर्तित हो जाए और दोनों राष्ट्रों के बीच या 2 गुटों के बीच जो है युद्ध छिड़ जाए और तृतीय विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व के लिए खतरनाक था। इसीलिए 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने जो है इन सबसे पृथक रहते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक जो है कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रवाद की भावना। जो राष्ट्रवाद की भावना एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में जागी थी, उस राष्ट्रवाद की भावना ने ही इनको साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाई थी और अब स्वतंत्र होने के बाद यही राष्ट्रवाद की भावना इन्हें किसी और का गुलाम बनने नहीं देना चाह रही थी या ये अपने राष्ट्रवाद को बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। दूसरा था शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध बढ़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों ही पक्ष जो है क्या कर रहे थे, एक तरह से नज़र लगाए हुए थे कि कौन सा राष्ट्र स्वतंत्र हो और उसको हम अपने गुट में मिला के अपने आप को शक्तिशाली बना लें। तो 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने ये देखा कि यहाँ पर जो है स्थिति बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है, शीत युद्ध चल रहा है, लोग राष्ट्र जो है वो अपने आप को इनके किसी गुट में जाकर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये तय किया कि वो जो है किसी भी जो है गुट में शामिल नहीं होंगे। जैसे भारत के साथ भी यही स्थिति थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता में जो है अमेरिका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने जो है ब्रिटेन पर दबाव बनाया था कि वो भारत को आज़ाद कर दे। इसके पीछे अमेरिका का अपना स्वार्थ था। अमेरिका ये चाहता था कि भारत आज़ाद होकर उसकी गुट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने जो है ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार से बाकी के भी 9 स्वतंत्र राष्ट्रों पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की नज़र थी। दोनों ही चाहते थे कि किसी जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको वो अपनी तरफ मिलाते जाएं। इसीलिए 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने ये तय किया कि बढ़ते हुए शीत युद्ध को समाप्त करने या जो है इससे अलग रहने का एक ही तरीका है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली जाए। उसके बाद है राष्ट्रीय अस्मिता। जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे वो किसी भी तरीके से किसी सैनिक गुटबंदी में फंसकर फिर से बड़े राष्ट्र के दबाव में नहीं आना चाहते थे।
उनका सोचना ये था कि अगर फिर से वो किसी सैनिक गुटबंदी में शामिल हो जाते हैं, मतलब बड़े राष्ट्र का वर्चस्व रहेगा और ये बड़े राष्ट्र के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और इनका इनका जो क्या कहना चाहिए पृथक पहचान है वो निर्मित नहीं हो पाएगी। उसके बाद आर्थिक कारण, जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ चुके थे और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने के कारण इनको जो है तकनीकी सहायता की, आर्थिक सहायता की काफ़ी आवश्यकता थी और किसी जो है एक राज्य के सहयोग से इनका विकास संभव नहीं था। इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति स्वीकार कर ली। दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा, जैसे कि हमने बताया कि आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए थे, किसी एक राष्ट्र के जो है सहयोग से इनका काम चलने वाला नहीं था। किसी एक गुट में शामिल होने का मतलब सीधे सीधे दूसरे गुट से दुश्मनी लेना था। इसलिए इनकी इच्छा ये थी कि दोनों गुटों से सहायता मिलती रहे, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो। जातीय संस्कृति और रंग भेद, ये जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे उन्होंने जो है हमेशा से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ जो है जातीय भेदभाव किया, रंग भेदभाव किया। यहाँ पर जो है ये हमेशा इन राष्ट्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते आए थे। तो अब स्वतंत्र होने के बाद इनकी मानसिकता ये थी कि वो अपनी जातीयता को, अपनी संस्कृति को जो है बना कर रख सकें और पुनः रंग भेद का शिकार ये ना हो। शांतिपूर्ण विकास की इच्छा, बिना किसी झंझट में पड़े नव स्वतंत्र राष्ट्र ये चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके देश का तेजी से विकास हो। विश्व शांति की अभिलाषा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है कदापि ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो विश्व शांति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक था। और यहाँ पर चूँकि परमाणु हथियारों का भी जो है आविष्कार हो चुका था, तो तीसरा विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसीलिए ये चाहते थे कि विश्व को दो गुटों में बंटने से रोका जाए। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, एक तरह से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के पीछे इनकी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र वो चाहते थे कि वो बड़े राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त रहें और अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकें। तो ये तभी संभव था जब वो किसी बड़े राष्ट्र की छाया में न रहकर अपना स्वतंत्र विकास कर सकें। सैनिक गुटबंदी से अलग रहने की नीति, चूँकि दो गुट बन चुके थे, दोनों गुटों के बीच जो है तनाव चल रहा था, दोनों गुटों के बीच जो है एक तरह से खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, सैनिक गुटबंदियां भी बन रही थी। तो इन सब से ये जो है अपने आप को पृथक रखना चाहते थे। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते थे और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने जो है इस आंदोलन को स्वीकार किया। उपनिवेशवाद का विरोध, जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो काफ़ी लंबे समय तक उपनिवेश बनकर रहे, काफ़ी लंबे समय तक वो जो है साम्राज्यवाद का शिकार रहे और इनका अनुभव बहुत ही कटु था। तो अब ये जो है उपनिवेशवाद की बुराइयों का अंत करना चाहते थे। वो किसी भी कंडीशन में नौ उपनिवेशवाद को स्वीकारना नहीं चाहते थे। अपना पृथक वैचारिक रूप बनाए रखने की भावना, इनके अंदर एक भावना थी कि वो विश्व में जो है अपनी एक अलग विचारधारा रखें, अपनी एक अलग पहचान बनाएं और यही कारण है कि जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब हम देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से इसमें सम्मेलन हुए और उन सम्मेलनों के माध्यम से क्या क्या निर्णय लिए गए। पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति मार्शल टीटो के निमंत्रण पर जो है ये सम्मेलन हुआ था। 25 अफ्रो एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया था और 3 लैटिन अमेरिका राष्ट्र इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का निष्कर्ष ये निकला कि उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए विश्व का
जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जो छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी, जैसे बर्लिन समस्या थी, कांगो समस्या थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश को रोका जा रहा था, ये सारी चीज़ों को जो है इन्होंने फोकस किया। इसके अलावा विश्व शांति हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए, इस चीज़ पर चर्चा की गई। रंग भेद की नीति की भर्त्सना की गई। सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान की बात कही गई। विश्व के सैनिक अड्डे समाप्त करने की मांग की गई। इसके अलावा साम्राज्यवाद का भी विरोध इन्होंने किया। दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ काहिरा में 1964 में। मिस्र की राजधानी काहिरा में 47 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और 11 देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इसमें जो है जितने भी छोटे मोटे विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की बात कही गई। निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया और अणु परीक्षण को रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा रंग भेद की नीति की घोर आलोचना की गई। साथ ही साथ उपनिवेशवाद समाप्त करने की अपील की गई। और वही पुराना मुद्दा, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने की भी मांग की गई। तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ जाम्बिया की राजधानी लुसाका में 1970 में, जिसमें 54 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया और 9 राष्ट्र जो है पर्यवेक्षक के रूप में रहे। यहाँ पर इस सम्मेलन में नई आर्थिक व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई ताकि निर्धन और संपन्न राष्ट्रों के बीच की खाई को कम किया जा सके। इसी प्रकार से वियतनाम से अमेरिका सहित बाकी के देशों की जो है सेनाओं को हटाने की मांग की गई। उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। चौथा शिखर सम्मेलन हुआ अल्जीरियस में 1973 में। इसमें 76 राष्ट्रों ने भाग लिया और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया। यहाँ पर जो है महाशक्तियों के बीच जो तनाव शैथिल्य हो रहा था, तनाव में जो थोड़ी कमी आ रही थी, उसका इन्होंने स्वागत किया। इसके अलावा ये तय किया गया कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। विश्व की राजनीतिक आर्थिक नीतियों में सक्रिय भागीदारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि गुटनिरपेक्ष देश जो है वो विकसित राष्ट्रों पर दबाव बना सके। इनकी थिंकिंग ये थी कि अगर आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अगर जो है मजबूत बनते हैं तो वो विकसित राष्ट्रों पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातीय विद्वेष की भावना को उन्मूलन किए जाने पर भी जोर दिया। पांचवा शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ 1976 में, जिसमें 88 पूर्ण सदस्य, 16 पर्यवेक्षक और 7 अतिथि सदस्यों ने भाग लिया। इसमें जो घोषणा पत्र निकली उसमें जो है कुछ बातों का उल्लेख था, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाए ताकि विकासशील राष्ट्रों को बेहतर शर्तों पर व्यापार करने का अवसर मिले और उनके निर्यात का उनको उचित मूल्य प्राप्त हो सके, क्योंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे, इसलिए आर्थिक मुद्दों को जोर दिया गया। उत्पादन का पुनर्गठन श्रम के नए अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर किया जाए। अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को अनुकूल शर्तों पर साधन और तकनीकी प्रदान की जाए। सम्मेलन ने पश्चिम एशिया, साइप्रस, फिलिस्तीन, कोरिया आदि समस्याओं के समाधान हेतु भी सुझाव रखे तथा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्थन भी प्रकट किया। इसके अलावा हिंद महासागर को शांति क्षेत्र और डिएगो गार्सिया से सैनिक अड्डा हटाने की भी पुरजोर मांग इनके द्वारा की गई। छठवां शिखर सम्मेलन हुआ हवाना में 1979 में, जिसमें 94 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया और 29 अन्य राष्ट्र भी शामिल हुए। इसमें सदस्य राष्ट्रों से स्वतंत्र विदेश नीति और एकता के लिए एकजुट होकर रहने की अपील की गई। मिस्र और इजराइल में हुए कैंप डेविड समझौते की निंदा की गई। इसके अलावा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। साथ ही साथ पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया गया। सातवां शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में 1983 में, जिसमें 101 सदस्यों ने भाग लिया। 23 राष्ट्र जो है पर्यवेक्षक के रूप में उसमें भाग लिया। इसमें ईरान इराक युद्ध को तत्काल बंद करने की अपील की गई। महाशक्तियों से
हथियारों की होड़ बंद करने की अपील की गई। साथ ही साथ परमाणु युद्ध ना हो इसके प्रयास का आग्रह किया गया। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को के प्रति इन्होंने अपना समर्थन जताया और रंग भेद और साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटाने की अपील भी इस सम्मेलन के माध्यम से की गई। इस सम्मेलन में हमारे भारत की जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। 8वां शिखर सम्मेलन हरारे में हुआ 1986 में, जिसमें 101 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। यूनान, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। इसमें जो है कुछ जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें जो कुछ विशेष बातें थी वो कुछ इस प्रकार थी। विकासशील देशों के बीच जो है आर्थिक सहयोग पर बढ़ावा देने की बात की गई। इसके अलावा अभी तक दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति का जो विरोध हो रहा था, अब उसमें कहा गया कि इस रंग भेद नीति के खिलाफ एक मुश्त कुछ उपाय लागू किए जाएं। इसके लिए इन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बंद कर दिया जाए, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उससे हवाई संपर्क तोड़ दिया जाए। 9वां शिखर सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में 1989 में। इसमें वेनेजुएला जो है नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था नौ उपनिवेशवाद, है ना, जो आर्थिक उपनिवेशवाद जो फैल रहा था उस पर चर्चा करना मुख्य मुद्दा था। सभी राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि की गई। इसमें आर्थिक विकास हेतु उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद पर जो है बल दिया गया। विकासशील देशों से कर्ज का बोझ हटाकर व्यापार विनिमय की शर्तों को जो है उदार किए जाने की बात की गई। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीक अपनाने की बात की गई। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग किए जाने की छूट मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने ये कहा कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मादक द्रव्यों की तस्करी और सेवन रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी अपील की। 10वां शिखर सम्मेलन हुआ जकार्ता में 1992 में, जिसमें 108 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इस बैठक में जो है जितनी भी जो समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने की बात कही गई। साथ ही साथ विश्व से ये अपील की गई कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में कार्य किया जाए। विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग भी की गई। 11वां शिखर सम्मेलन हुआ कार्टिगिना में 1995 में, जिसमें 108 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इसमें जो है ये कहा गया कि जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनके कर्ज समाप्ति की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसमें विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें कहा गया कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने का संकल्प भी इसमें लिया गया। 12वां शिखर सम्मेलन हुआ 1998 में डरबन में, जिसमें 113 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग की अपील की गई। साथ ही साथ निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया। 13वां शिखर सम्मेलन हुआ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 2003 में। इस सम्मेलन में भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार, उत्तर दक्षिण क्रियाकलाप, दक्षिण सहयोग, लोकतंत्र आदि पर जोर दिया। साथ ही साथ सदस्य देशों की एकता को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ हवाना में 2006 में। इसमें सदस्य संख्या बढ़कर 118 हो गई। इसमें ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देना और आतंक की भर्त्सना करना जैसे मुद्दे शामिल थे। साथ ही साथ अमेरिका की जो दादागिरी थी, अमेरिका की दादागिरी वाली जो भूमिका थी उसको लेकर आक्रोश का वातावरण रहा। इसके अलावा
कमज़ोर असहाय राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ये कहा गया कि जितने भी विश्व में जो राष्ट्र कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा की जाएगी। सभी देशों से जो है आतंकवाद को फैलाने वालों को दंडित करने, आतंकवादियों का प्रत्यार्पण करने से संबंधित आग्रह किया गया और साथ ही साथ आतंकवादियों को समर्थन न दिए जाने की बात कही गई। 15वां शिखर सम्मेलन हुआ शर्म अल शेख में 2009 में। 118 देशों ने इसमें भाग लिया। साथ ही साथ 15 पर्यवेक्षक देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास किया गया। फिलिस्तीन राज्य की स्थापना पर जोर दिया गया। ये कहा गया कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की जाए और जेरूसलम को उसकी राजधानी मानी जाए। आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई। साथ ही साथ 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के निर्णयों पर ध्यान दिए जाने की बात भी कही गई। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था वो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर था। 16वां शिखर सम्मेलन हुआ तेहरान में, ईरान की राजधानी में 2012 में। इसमें सदस्य संख्या 120 हो गए। इस सम्मेलन का थीम था संयुक्त वैश्विक प्रशासन द्वारा दीर्घकालिक शांति। इसमें जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को दोहराया गया। संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान, इन सब मुद्दों पर जो है बात की गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि सुशासित व्यवस्था हो, न्याय हो, खुलापन हो और समानता की भावना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ को इतना योग्य बनाया जाए कि वो शांति और सुरक्षा पर ठोस निर्णय ले सके। जातिगत भेदभाव को जो है इसका जो नया रूप सामने आ रहा है उसको समाप्त किया जाए। आणविक अस्त्रों को समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे नष्ट किया जाए। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग जो है जारी रखा जाए, उसके शांतिपूर्ण प्रयोग को ना रोका जाए। साथ ही साथ आतंकवाद के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त किए जाने की आवश्यकता पर बात की गई। इसके बाद 17वां शिखर सम्मेलन हुआ 2016 में वेनेजुएला का शहर पोर्लामार में। इसमें भी उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाए जाने और आतंकवाद का विरोध करने से संबंधित जो है मुद्दे शामिल थे। 18वां शिखर सम्मेलन हुआ अजरबैजान की राजधानी बाकू में 2019 में। 120 सदस्य राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने पर बल दिया गया। अर्थात जो है किसी एक राष्ट्र की जो का वर्चस्व है उसके स्थान पर विभिन्न राष्ट्रों की शक्तियों को महत्व दिए जाने की बात की गई। इसके अलावा आतंकवाद के प्रति गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एकजुटता को व्यक्त किया गया।